नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीके जोन में। आज हम नेशनल जीके की एक और नई वीडियो के टॉप 25 क्वेश्चन लेके हाजिर हैं कि आने वाले एग्जाम एचएसएससी, सीईटी या एसएससी, सीएचएसएल या अन्य कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें आपके काफ़ी फायदेमंद रहेंगे, आपकी काफ़ी मदद होगी और साथ के साथ आपको ये भी पता चल सकेगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो कितनी आपकी तैयारी है। 25 में से आप कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो टॉप 25 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1564 में मुगल सेना से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? ऑप्शन है रानी रुद्राबा, रानी अहिल्याबाई, रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती। तो राइट आंसर हो जाएगा वहां यहाँ ऑप्शन नंबर डी, रानी दुर्गावती। देखिए दोस्तों, 1564 में मुगल सेना से लड़ाई लड़ी रानी दुर्गावती रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। गढ़कटंगा की रानी थी, इनका बचाव करते हुए रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हुई। जबलपुर के बरेला में रानी की समाधि है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रानी दुर्गावती है उनकी समाधि कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा जबलपुर के बरेला में। कहाँ है इनकी समाधि? जबलपुर के बरेला। ठीक है, बरेला में इनकी जो है वो समाधि बनी हुई है। तो याद रखिएगा, 1564 में मुगल सेना से लड़ते हुए गढ़कटंगा बचाव करने के दौरान कौन सी रानी वीरगति को प्राप्त हुई थी? रानी दुर्गावती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वोडेयार राजवंश का शासन था? आपके ऑप्शन रहेंगे पटना, मैसूर, जबलपुर, गुवाहाटी। वोडेयार वंश का जो शासन था वो था आपके मैसूर में। मैसूर के अंदर किस वंश का शासन था? कभी ना कभी तो वोडेयार वंश का शासन जो था वो मैसूर के अंदर था। मैसूर यानी के कर्नाटक। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? जीएसटी की अगर मैं बात करूं, जीएसटी को लागू करने वाला, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी को लागू करने वाला सबसे पहला देश कौन सा था? ऑप्शन है जर्मनी, यूएसए, फ्रांस या कनाडा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस दुनिया का ऐसा पहला देश था जिसने अपने देश में सबसे पहले वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया था। और ये कब लागू किया था फ्रांस ने? 1954 में। 1954 में ही फ्रांस ने जीएसटी को अपने कंट्री में लागू कर दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, 1876 में कोलकाता में खालिस्तान द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। आपके ऑप्शन रहेंगे शिशिर कुमार घोष, वी चिपलंकर, आनंद मोहन बोस या बदरुद्दीन तैयबजी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आनंद मोहन बोस। देखिए 1876 में कोलकाता में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय संगठन था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, पहला राष्ट्रवादी जो संगठन था ब्रिटिश भारत में वो था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। स्थापना करने वालों में मेन कौन था? आनंद मोहन बोस, और इनके सहयोगी के तौर पे कौन था? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में कोलकाता के अंदर ब्रिटिश भारत का पहली राष्ट्रवादी संगठन जिसका नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे प्रीवियस ईयर में आपने अलग अलग एग्जाम्स के अंदर इस क्वेश्चन को देखा होगा। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं, जस्टिस रामास्वामी, जस्टिस सुब्बाराव, जस्टिस महाजन या जस्टिस वीर स्वामी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस रामास्वामी। जस्टिस रामास्वामी उच्चतम न्यायालय के पहले ऐसे न्यायाधीश हैं जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पास किया गया था। हालांकि वो पास नहीं हुआ था,
पास नहीं हो पाया था, लेकिन पेश जरूर किया गया था। तो ऐसे पहले जो न्यायाधीश हैं उनका नाम है जस्टिस रामास्वामी, जिनके खिलाफ सबसे पहले संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? किसी से नहीं, किस से संबंधित है? एक सेकंड, तो हमारे ऑप्शन आएंगे, एक सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन आएंगे कपड़ा क्षेत्र सुधार, न्यायिक विलंब, शेयर बाजार सुधार या आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार। देखिए, जो मलिमत समिति की रिपोर्ट थी वो आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है। यह समिति वर्ष 2000 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी। तो कब ये गठित की गई थी भाई? इसकी जो गठन हुआ था इस समिति का, वो हुआ था 2000 में, गृह मंत्रालय के द्वारा इसका गठन हुआ गया था। और उस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी वो सौंप दी थी 2003 को। ठीक है, 2000 में इस समिति का गठन हुआ था और 2003 में इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंप दी थी। अगला क्वेश्चन, मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन रहेंगे कावेरी, कृष्णा, महानदी या ब्रह्मपुत्र। तो राइट आंसर है कृष्णा नदी। देखिए, कृष्णा नदी की बहुत सारी नदियां हैं, उन्हीं नदियों में दो मुख्य नदियां हैं जो इसकी सहायक नदी है, एक मूसी नदी है और एक भीमा नदी है। इसके अलावा कृष्णा नदी के अन्य सहायक नदियों की मैं बात करूं तो तुंगभद्रा है जो मुख्य नदियों में आती है, तुंगभद्रा या तुंगभद्रा। दूसरी इनकी नदी जो सहायक नदी है कोयना है, याद रखिएगा, कृष्णा नदी की दूसरी सहायक नदी है कोयना। इसके अलावा एक मालभद्रा है, मालप्रभा है। इसके अलावा पंचगंगा है, दूधगंगा है, घाटप्रभा है, ये कुछ इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। तो मूसी, भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, ये कुछ अन्य जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला है, पेड़ों की प्रजाति सुंदरी खालिस्तान में पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, मैंग्रोव वन या हिमालय वन। देखिए, पेड़ों की एक प्रजाति है जिसका नाम है सुंदरी, पेड़ों की एक प्रजाति है जिसका नाम है सुंदरी। और ये सुंदरी जो जनजाति है ये खासकर जो हमारा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के जो वन है, अब वो कौन से वन वो हमें बताना है, उन वनों में ये पाए जाते हैं। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कर पर्णपाती वन, वर्षा वन, मैंग्रोव वन, हिमालय वन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव वन। देखिए, जो सुंदरी नामक जो प्रजाति है पेड़ों की, ये खासकर मैंग्रोव वन में पाई जाती है। पश्चिम बंगाल का जो सुंदर वन है उनमें ये काफी मात्रा में ये जो प्रजाति है सुंदरी पेड़ की ये पाई जाती है। ये जो पौधा है ये खारे और मीठे दो प्रकार के जल के लिए अनुकूलित होता है तथा उच्च समुद्री ज्वार को भी ये सहन कर सकता है। और आप ध्यान रखिएगा, हमारा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, जिसका नाम है सुंदर वन डेल्टा। अब जो ये सुंदरवन डेल्टा है, इसका जो नाम पड़ा सुंदरवन डेल्टा, वो इन्हीं सुंदरी वनों के नाम पे पड़ा, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे सुंदरी वन पाए जाते हैं, इसलिए इस डेल्टा का नाम भी सुंदरी वनों के ऊपर सुंदरवन डेल्टा रखा गया। चलिए नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? आपके ऑप्शन रहेंगे, नमक टैक्स को हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन और व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, ऑप्शन नंबर बी, खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना, ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, या ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकना होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना। देखिए, जो गांधी इरविन समझौता था वो हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1981 को जो है वो गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब इसके अंदर जो जो कंडीशंस थी हमारे ऑप्शंस में से, नमक हटाना है, कानूनी तौर पर उत्पादन कर सकते हैं नमक का, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति मिल जाएगी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, जो उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चला हुआ था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करना होगा, ये सारी शर्त उसमें शामिल थी। लेकिन खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना ये शर्त उस समझौते में शामिल नहीं थी। तो गांधी इरविन समझौता काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट है,
प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से खालिस्तान को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। हमसे पूछा गया है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो आपको पता होगा हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो वो सूर्य से प्रकाश लेते हैं, ऊर्जा के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पानी से खालिस्तान को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। पानी से क्या? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या ग्लैक्टोज। तो राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। पानी से खालिस्तान को संश्लेषित करने के लिए करते हो ग्लूकोज को करते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ग्लूकोज जो है वो पौधे के लिए भोजन का कार्य करता है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो पौधे के लिए किसका कार्य करता है? भोजन का कार्य करता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। अगला है, भारत के संविधान का अनुच्छेद खालिस्तान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। हमें बताना है भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। ऑप्शन है 314, 341, 342 या 324। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 324। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 324 है ये चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। तो राइट आंसर इज 324 या 324 नंबर का अनुच्छेद। नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिर खालिस्तान राज्य में स्थित है। काफी इजी क्वेश्चन है, काफी बार आपने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को किया होगा। जब प्रैक्टिस पेपर करते तो बहुत बार आपने इस क्वेश्चन को देखा भी होगा। तो खजुराहो के मंदिर बताना कहाँ है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। तो राइट आंसर इज, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। खजुराहो के मंदिर कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश में है। खजुराहो में जो चंदेल शासक थे उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ये दूसरी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा चंदेल शासकों ने। किस वंश के शासकों ने करवाया भाई? चंदेल वंश। किस वंश के शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चंदेल वंश के जो शासक थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ के मंदिरों में, यहाँ बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे खजुराहो के मंदिरों में। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया का मंदिर, देव कंदरिया का मंदिर या महादेव मंदिर समर्पित है। कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव मंदिर है जो इन सभी मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। अगला है, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल खालिस्तान शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन रहेंगे दिल्ली, जयपुर, कोलकाता या मुंबई। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। देखिए, क्वेश्चन तो सिंपल से यही बनता है कि जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता। हमसे थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया, बात वही है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमने बताना इसको निर्मित ये 1900 आई थिंक 6 से लेकर और ये लगभग 1921 तक इसका जो है वो निर्मित इसको किया गया था। 1906 से लेकर 1921 तक लगभग इसको निर्मित किया गया था। तो याद रखिएगा, जो विक्टोरिया जो मेमोरियल है वो कहाँ रहेगा? आपका कोलकाता। 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? ऑप्शन रहेंगे मैसूर पैलेस, लेह पैलेस, मांतचारी पैलेस या हवा महल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हवा महल। देखिए, महाराजा सवाई प्रताप सिंह जो है वो जयपुर के महाराजा हुए हैं, जयपुर के महाराजा थे। और किस वंश से संबंध रखते थे ये? इनका वंश था कछवाहा वंश, कछवाहा वंश, जिनमें सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह, ये कुछ महाराजा हुए हैं। जिस वंश ने अपने सबसे पहले अकबर के यहाँ अपनी कन्या की शादी की थी, ये वही वंश है। और हवा महल का जो निर्माण किया गया था वो कब किया गया था? 1799 में किया गया था, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। उन्होंने मदन मोहन जी का मंदिर और गोविंद जी के पहाड़ी का हौज का भी इन्होंने निर्माण करवाया। तो याद रखिए, बड़ा ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है हवा महल, जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया था। महात्मा गांधी ने खालिस्तान वर्ष में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। तो महात्मा गांधी ने किस वर्ष नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था?
नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन महात्मा गांधी ने किस वर्ष किया था? ऑप्शन 1854, 1863, 1894 या 1874। तो राइट आंसर इज 1894। देखिए जो नेटाल है, नेटाल भारतीय कांग्रेस है, इस सबसे पहले इसका गठन किया गया था अफ्रीका में। कहाँ किया गया था? अफ्रीका में। ठीक है, लंदन से लॉ की डिग्री करने के बाद गांधी जी ने कहाँ सेवाएं दी थी? अफ्रीका में सेवाएं दी थी। और वहीं पर 1894 में इसका गठन जो है वो किया गया था। इसका नेटाल भारतीय कांग्रेस का। क्यों किया गया था? क्योंकि जो अफ्रीका में भारतीयों के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसके विरुद्ध लड़ने के लिए इसको गठित किया गया था। ठीक है, अफ्रीका में भारतीयों के साथ जो अन्याय हो रहा था उससे लड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1894 में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। अगला है प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत खालिस्तान पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था। देखिए एंग्लो बर्मी युद्ध, प्रथम जो एंग्लो बर्मी युद्ध था, एंग्लो मतलब अंग्रेज और बर्मा के बीच का जो युद्ध था, उनके बीच में कौन सी संधि हुई थी जब पहला युद्ध समाप्त हो गया था? एंग्लो बर्मी युद्ध। तो ऑप्शन रहेंगे आपके पुरंदर की संधि, यंडाबो की संधि, तितलियां की संधि या सालबाई की संधि। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सालबाई की संधि। देखिए पहला एंग्लो और जो बर्मी युद्ध था उनके बीच में एक संधि हुई थी जिससे युद्ध खत्म हो गया था। और इस संधि हुई कब थी भाई? सालबाई की संधि याद रखिएगा 1826 में। कब हुई थी? 1826 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय डेविड बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ये थोड़ा सा गलत है भाई, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। ये डेविड नहीं है, ये डेविड नहीं है, ये है द्वीप। ये क्या है? ये द्वीप है। द्वीप कर लीजिएगा इसको। मुझे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? आपके ऑप्शन रहेंगे दीव, लक्षद्वीप, दमन या अंडमान निकोबार। ये भी मैं इसको काफी इजी क्वेश्चन मानूंगा, आप लोगों ने काफी बार ऐसे इस टाइप क्वेश्चन किए होंगे। देखिए भारत को तीन ओर से महासागर जो है वो घेरता है। नीचे जो है वो हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। ठीक है, इस साइड आपकी बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है जिसकी अभी इस क्वेश्चन में बात हो रही है। बंगाल की खाड़ी है और ये आपका इधर अरब सागर है। इधर क्या रहेगा? आपका अरब सागर रहेगा। तो हमने पूछा कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो देखिए द्वीप, लक्षद्वीप, दीव यानी दमन और दीव, लक्षद्वीप, ये सारे के सारे आपके ये भी, ये भी, ये भी, ये सब है अरब सागर में। कहाँ है ये? अरब सागर में मौजूद है। तो कौन सा बच गया? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह है ये कहाँ रहेंगे आपके? ये रहेंगे आपके बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, थोड़ा सा और नॉलेज के लिए आप ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार सॉरी है जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, याद रख लीजिएगा। जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री जो चैनल है वो किस किस को अलग करने का काम करता है? वो करता है आपका लघु अंडमान द्वीप को और निकोबार या कार कह सकते हो आप, कार निकोबार द्वीप समूह से अलग करने का काम जो है वो करता है। चलिए, भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन इज राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय कृषि दिवस या फिर राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय बालिका दिवस। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पहले भी, आगे भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पूछ लिया जाए, अगर हमसे पूछ लिया जाए अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, अगर हमसे अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पूछ लिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता भाई? ये रहेगा आपका 11 अक्टूबर को। ये कब रहेगा? 11 अक्टूबर।
राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है? देखिए, राष्ट्रपति जी के अगर हमने महाभियोग चलाना है तो उसके लिए संविधान में बिल्कुल एक प्रावधान है, हमें बताना है कि वो किस अनुच्छेद के तहत हम ऐसा कर सकते हैं, हमारी संसद जो है वो ऐसा कर सकती है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 54? तो राइट आंसर इज अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही चलाया जा सकता है। जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए तो भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जो है वो चलाया जा सकता है। अनुच्छेद रहेगा 61। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने अ हिस्ट्री ऑफ द सिक्स पुस्तक लिखी? पुस्तक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स। पुस्तक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ द सिक्स। हिस्ट्री ऑफ द सिक्स किसने लिखी भाई? ऑप्शन अमृता प्रीतम, खुशवंत सिंह, भाई वीर सिंह, गुरबचन सिंह तालिब। तो राइट आंसर इज खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह के द्वारा एक पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स लिखी गई थी। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? ये क्वेश्चन भी काफी इजी है, काफी बार आप लोगों ने इसको देखा होगा। ऑप्शन है प्रोक्सिमा सेंचुरी, सीरियस, देनेब या बेटलग्यूस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोक्सिमा सेंचुरी। देखिए, प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे निकट का तारा है। यह एक छोटा लाल आप बोल सकते हो डवार्फ स्टार है। कैसा स्टार है भाई? डवार्फ। डवार्फ स्टार को हिंदी में बोला जाता है बोने ग्रह, सॉरी ग्रह नहीं, तारा, बोना तारा। डवार्फ स्टार को किस नाम से जाना जाता है? बोना तारा है। तो ये सूर्य से लगभग आई थिंक 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। 4.2 लाइट ईयर जो है ये रहेगा सूर्य से इस तारे की दूरी। तो याद रखिएगा, सूर्य तारा जो है सूर्य के सबसे नजदीक का प्रोक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी की मैं बात करूं, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा तो सूर्य हो जाएगा। और सूर्य के बाद पृथ्वी के नजदीक का तारा तो ओब्वियसली प्रोक्सिमा सेंचुरी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के कांटे में मौजूद होता है? काटने से नहीं, कांटे में। चींटी का जो कांटा होता है, ये काटने जब वो चींटी काट लेती है हमें, तो उसमें कौन सा जो एसिड है वो मौजूद होता है? ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड, मेलिक एसिड, परक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मिक एसिड। चींटियों का जो डंक होता है, ये उसमें उपस्थित एक लिक्विड फॉर्म में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड के कारण ही जो चींटी है उनके काटने पर हमें जलन होने लगती है। चींटी काट लेती है तो जलन हो जाती है, खुजली हो जाती है, उसका रीजन क्या होता है? फॉर्मिक एसिड ही होता है। नेक्स्ट है, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किस भारतीय बल्लेबाज ने सर्वप्रथम लगातार 6 छक्के लगाए थे? प्रथम श्रेणी क्रिकेट, प्रथम श्रेणी मतलब जो हमारे घरेलू क्रिकेट होते हैं उनमें सबसे पहली बार लगातार 6 छक्के किसने लगाए थे? ऑप्शन देख लेते हैं, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर या रवि शास्त्री। राइट आंसर इज रवि शास्त्री। रवि शास्त्री ने सबसे पहले प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लगातार 6 छक्के जो है वो लगाने का काम किया था। यह रिकॉर्ड उन्हें 10 जनवरी 1985 को बनाया था। कब की बात है ये भाई? 10 जनवरी 1985। 10 जनवरी 1985 को उन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम किया था, जिस समय बॉम्बे की तरफ से वो खेल रहे थे। बड़ौदा के विरुद्ध उनका मैच था। और किसको? तो बाएं हाथ के एक स्पिनर थे जिसका नाम था तिलकराज। तो तिलकराज की गेंदों पर उन्होंने ये कारनामा किया था। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? देखिए, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो एक युद्ध हो रहे थे जिसमें कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई हुई थी। तो वो किस वर्ष में हुई थी भाई? तो वो हुई थी, अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं, 1944, 1943, 1942 या 1945। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दे 1944। कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई हुई थी 1944 में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई 1944 में लड़ी गई थी। यह लड़ाई ब्रिटिश भारत सेना तथा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद सेना और जापान की संयुक्त सेना के मध्य हुई थी। तो किसके बीच में हुई थी? एक तो सेना थी ब्रिटिश भारत की सेना थी, एक तो थी
ब्रिटिश भारत की सेना, और दूसरी कौन सी थी? सुभाष चंद्र बोस की सेना, जिन्होंने आजाद हिंद फौज का बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस की सेना, और इनके साथ में शामिल थी जापान की सेना। तो इन सेनाओं के बीच में कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई लड़ी गई थी, जो कब लड़ी गई थी? 1944 में। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नाइसी जनजाति का संबंध है? तो नाइसी जो जनजाति है, भारत की ही किसी एक राज्य की जनजाति है। तो किस राज्य की जनजाति, ये हमसे पूछा गया। ऑप्शन तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। तो राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का पूर्वी राज्य है, जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है भारत में, वहां पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका संबंध है जिसका नाम है नाइसी जनजाति। और जो ये नाइसी जनजाति है, ये अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भाई। अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी जनजाति सबसे बड़ी अरुणाचल प्रदेश की? नाइसी जनजाति। याद रखिएगा, तो नाइसी जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये था दोस्तों आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और आपका स्कोर कितना है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।